Hello students, welcome back to my YouTube channel Study Band. So लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी. ये उसी टॉपिक का पार्ट 2 है. और हाँ, अगर किसी ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है इस टॉपिक का तो प्लीज़ फर्स्ट गो एंड सी पार्ट 1 ताकि आपको ये वाला वीडियो आज का अच्छे से समझ आ पाए. तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं. आज सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग होता क्या है? सो बुक कीपिंग इज मेनली द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर ऑन डेली बेसिस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक कीपिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं किसको? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को. बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हो गई? जो सिर्फ बिजनेस के रिलेटेड होगी. और कौन सी होनी चाहिए? जो मॉनेटरी टर्म्स में हो, दैट इज जो हम मनी में काउंट कर पाए, जिसकी कुछ वैल्यू हो, मीन्स जिसका पैसों में लेन देन हो रहा हो, वही ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे. किसमें? सिस्टमैटिक मैनर में, डेली बेसिस पे, मतलब हर रोज रूटीन बेसिस पे चलता रहता है. ये कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है. और हाँ, अब अभी भी किसी को लगता है कि बुक कीपिंग का मीनिंग क्लियर नहीं है, तो आइए हम डिफरेंस समझते हैं अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी. तो चलिए, आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस समझाने से पहले मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने कल अकाउंटिंग में क्या पढ़ा था. हमने सबसे पहले पढ़ा था अकाउंटिंग के प्रोसेस में सबसे पहली स्टेज क्या थी? हम आइडेंटिफाई करते हैं. किसको आइडेंटिफाई करते हैं हम? ट्रांजैक्शंस को, या हम बोल सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस. सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को ढूंढते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है, जो हमारे काम आ सकती है. उसके बाद हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद हम क्या करते थे? हम अपनी ट्रांजैक्शन को मेजर करते थे. मेजर इन द सेंस हम देखते थे कि वो मॉनेटरी टर्म्स में है या नहीं, मतलब वो मनी में काउंट की जा सकती है या नहीं. उसके बाद जब हमने मेजर कर लिया कि हाँ, हमारे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस है दैट इज इन मॉनेटरी टर्म्स, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे अपनी ट्रांजैक्शन को. तो मेजरमेंट के बाद कौन सा फेज आता है? रिकॉर्डिंग फेज. रिकॉर्डिंग के बाद हम अपनी ट्रांजैक्शंस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं. उनको क्या करते हैं? हम उसमें ग्रुपिंग करते हैं. मैंने कल बताया था जैसे कि आपको, हम ग्रुपिंग करते हैं किसके अकॉर्डिंग? ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर. फाइन. उसके बाद जब हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर दिया, देन आफ्टर दैट वी विल डू समराइजिंग. समराइजिंग में क्या होगा? हम एक समरी बना देंगे. समरी क्या बना देंगे? जो भी हमने अलग अलग हेड्स में डिवाइड किए अपने ट्रांजैक्शंस, उनके नेचर के अकॉर्डिंग उनको समराइज करके हम एक स्मॉल में ओवरव्यू ले लेंगे कि हाँ, ये रही हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है. ओके. देन जब हमने अपनी समरी बना ली, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब फाइनल हो गया हमारा, इन देन कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि हमारा बिजनेस अब कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, कहाँ पे डेफिशिएंसी रह गई है, कहाँ पे किस वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है या किस वजह से हमें लॉस हुआ है, सो दैट आगे हम फ्यूचर में कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएँ. ओके. देन जब एनालिसिस हो गया प्रॉपरली, हमने सब देख लिया कि क्या कैसे क्यों हो रहा है, देन वी कम्युनिकेट दैट इन्फॉर्मेशन. किसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं? अपने यूजर्स को. तो लास्ट स्टेप क्या रहता है अकाउंटिंग का? कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स. और यूजर्स कल मैंने आपको बताए थे, दो तरह के होते हैं. एक होता है आपका इंटरनल यूजर एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल यूजर. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. तो चलिए आइए हम समझते हैं डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में. फर्स्ट वन इज, बुक कीपिंग क्या है? आपकी एक प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग क्या है? सेकेंडरी स्टेज. प्राइमरी स्टेज मींस सबसे पहले आप क्या करते हो? बुक कीपिंग. आफ्टर दैट वी परफॉर्म अकाउंटिंग. ओके. प्राइमरी स्टेज मतलब क्या हुआ? देखिए, प्राइमरी स्टेज हुआ जो सबसे पहले हम करते हैं. ठीक है. तो जब पहले बुक कीपिंग करेंगे तो वही आगे जाके आपका बेस बनता है अकाउंटिंग का प्रोसेस बिगिन करने के लिए. ठीक है. तो बुक कीपिंग क्या है? इट इज द बेस फॉर अकाउंटिंग. और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग तब शुरू होती है जब आपका बुक कीपिंग खत्म होता है. अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स. ओके.
जो बुक कीपिंग है वो आपका रूटीन इन नेचर है, मींस जैसे कि हमने अभी पहले डेफिनेशन में पढ़ा कि बुक कीपिंग जो है हम डेली बेसिस पे करते हैं, तो इसीलिए बुक कीपिंग जो है इट इज रूटीन इन नेचर, और अकाउंटिंग जो है वो हम कभी कभी करते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट इन रूटीन। ओके, बुक कीपिंग के लिए हमें सिर्फ क्लरिकल वर्किंग स्किल्स चाहिए होते हैं, बट अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेशल स्किल्स और स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। ओके, बुक कीपिंग जो होता है वो जूनियर स्टाफ करता है और अकाउंटिंग जो होता है वो सीनियर स्टाफ करता है, और जनरली ये जो स्टाफ होता है जूनियर, इनको हम क्या कहते हैं, बुक कीपर्स, और जो ये अकाउंटिंग करते हैं उनको कौन कहते हैं, हम अकाउंटेंट्स। आई होप आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अब हाँ, कई बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस है क्या, तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है या फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन वगैरह लर्न नहीं करनी है। सिंपली आप याद रखिए कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है, एक प्रोसेस है, और अकाउंटेंसी क्या है, एक सब्जेक्ट। अकाउंटिंग में आपने क्या पढ़ा, वो एक प्रोसेस था, किस चीज़ का, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एटसेट्रा, ठीक है। बट अकाउंटेंसी क्या है, इट इज सिंपली अ सब्जेक्ट। कैसे, जैसे कि आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, सिमिलरली अकाउंटेंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग जो है इट इज़ अ प्रोसेस और अकाउंटेंसी क्या है, इट इज़ अ सब्जेक्ट। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम। ओके, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम किसने इन्वेंट करा था, लूका पासियोली। लूका पासियोली कौन थे, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था, ही इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए चाहे फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, तो वो है लूका पासियोली, चाहे आए आपको कि इन्वेंशन किसने की थी डबल एंट्री सिस्टम की, तो वो भी कौन थे, लूका पासियोली, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम है क्या, अभी के लिए आप फिलहाल याद रखिए कि डबल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड अनदर विल बी क्रेडिटेड। हो सकता है अभी आपको ये डेबिट या क्रेडिट वर्ड्स न्यू लग रहे हो, ये आगे जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जर्नल, उसमें काफी अच्छे से क्लियर होगा, बट इन शॉर्ट अभी के लिए आप इतना याद रखिए सिंपल कि डबल एंट्री सिस्टम है जिसमें एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है, इसीलिए ड्यूअल बेस्ड सिस्टम भी कहते हैं इसको, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ए ने बी को गुड्स बेचे, ठीक है, तो क्या हुआ होगा, ए के यहाँ से गुड्स गए भी, बाहर चले गए, बट इन रिटर्न ए के पास पैसे भी आए, तो देखा जाए एक ट्रांजैक्शन हुई क्या, गुड्स बेचे, बट उसके दो इफेक्ट पड़े, ए के पास क्या पड़ा, एक तो ए के गुड्स चले गए और दूसरा ए के पास पैसे आ गए, तो क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट पड़ता है, और उसी को हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। तो चलिए आइए एक और मेन डिफरेंस समझते हैं सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम के बीच में। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे सिंगल एस्पेक्ट होता है, और डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल एस्पेक्ट। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन के हमारे पास दो इफेक्ट होते हैं, बट सिंगल एंट्री के केस में हर ट्रांजैक्शन का एक ही इफेक्ट जाता है, ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम में हम वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो किस में हो रही हो, कैश में हो रही हो, और वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जो डेटर्स या क्रेडिटर्स के रिलेटेड हो। बट डबल एंट्री सिस्टम का केस डिफरेंट है, इसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस, दैट इज क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, बट डबल एंट्री सिस्टम में कैश भी होती है और क्रेडिट भी होती है। सिंगल में क्योंकि सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को कंसिडर करते हैं, इसीलिए इसको हम कभी कभी कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम को हम ट्रेडिशनल सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादा मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम कौन सा है, डबल एंट्री सिस्टम, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम को हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो चलिए आई होप आपको सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम दोनों ही क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। सो लेट्स ट्राई सम ऑफ द एमसीक्यूज सो दैट पता लगे कि आपको अभी तक कितना समझ आया है। ओके, नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कैश withdrawn by the proprietor for personal use is।
जो कैश प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट, डोनेशन और एक्सपेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्रॉइंग्स। क्यों? प्रॉफिट क्यों नहीं है? प्रॉफिट क्या होता है? जब आपने कुछ सेल करी है और सेल में से आप अपने खर्चे को अगर माइनस कर दें, दैट विल बी योर प्रॉफिट। ओके, एंड डोनेशन क्या है? आप फ्री में किसी को कुछ दे रहे हो, एज अ चैरिटी बोल सकते हैं, तो डोनेशन भी नहीं होगा। और एक्सपेंस क्या होता है? आपका खर्चा। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोप्राइटर कुछ कैश निकाल रहा है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। ओके, क्लियर? तो चलिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ बिजनेस? इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका इंटरनल यूजर नहीं है? कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, एक होता है आपका इंटरनल यूजर एंड अनदर वन इज एक्सटर्नल यूजर। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि इंटरनल यूजर यहाँ पे कौन नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है आपका मैनेजर्स, नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, देन एम्प्लॉयज, देन ओनर्स। अब देखते हैं वन बाय वन। मैनेजर्स कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस को मैनेज करते हैं, जो आपके बिजनेस के लिए डिसीजंस लेते हैं। ओके, क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं। एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो आपके बिजनेस के लिए काम करते हैं, आपके बिजनेस में काम करते हैं और इन रिटर्न सैलरी रिसीव करते हैं। ओनर्स कौन होते हैं? बिजनेस के मालिक। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? क्रेडिटर्स, क्योंकि इनमें से एक क्रेडिटर ही एक ऐसा है जो बिजनेस के अंदर नहीं होता है, दैट इज एन आउटसाइडर। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमारे एक्सटर्नल यूजर। तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी क्रेडिटर्स। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लायबिलिटी which is to be paid within a year is termed as, your first option is non-current liability, second is contingent liability, third is current liability और all of the above। उन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि ऐसी कौन सी लाइबिलिटी है जो आपको विद इन ईयर मीन्स एक साल के अंदर अंदर यू हैव टू पे। पहला ऑप्शन है आपका नॉन करंट लाइबिलिटी, ये हमने पढ़ा था, ये वो लाइबिलिटी होती है जो हम एक साल के बाद पे करते हैं, मीन्स इसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहता है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। देन वी हैव कंटिजेंट लाइबिलिटी, दिस विल बी अ न्यू टर्म फॉर यू। अब समझते हैं पहले कि कंटिजेंट लाइबिलिटी होता क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आपने सुना होगा कोर्ट में किसी का कोई केस चल रहा होता है। ओके, लेट्स से ए ने बी की कंप्लेंट करी है कोर्ट में कि बी ने मेरा कुछ स्पेसिफाइड अमाउंट मुझे वापस नहीं करा है। ठीक है, तो बी क्या करेगा? अगर बी कोई बिजनेस कर रहा है और फिर बी क्या करेगा? बी अपने बिजनेस में एक लायबिलिटी शो करेगा। हो सकता है कि जब कोर्ट एंड में जजमेंट देगा, हो सकता है वो बी के फेवर में हो सकता है वो बी के फेवर में ना हो। मे बी इन फ्यूचर अगर ए की बात सच निकलती है तो कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि बी को उसके ए के पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो बी क्या करेगा? अपने अकाउंट्स में एक लायबिलिटी शो कर देगा उसी अमाउंट से, जिसका नाम रखेंगे कंटिजेंट लायबिलिटी। तो कंटिजेंट लायबिलिटी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कंटिजेंट लायबिलिटी होती कौन सी है? जो फ्यूचर पे डिपेंड करती है। फ्यूचर में हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में ये लायबिलिटी है जो हमें पे करनी है या नहीं। ओके, देन वी हैव करंट लायबिलिटी विच इज योर करेक्ट आंसर। करंट लायबिलिटी ही वो लायबिलिटी होती है जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी होती है, दैट इज लेस देन 1 ईयर। देयरफॉर योर करंट लायबिलिटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ moving to the next question, a written evidence in support of a business transaction is known as, again ये आपके लिए न्यू टर्म होगी, कैश मेमो, इनवॉइस, वाउचर। आप इतना याद रखें अभी के लिए कि जो भी रिटन एविडेंस होता है जो आपकी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? वाउचर। आगे आपका एक नेक्स्ट टॉपिक पूरा डिटेल में है वाउचर, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी स्टिल अगर थोड़ा ओवरव्यू लेना है तो इतना समझिए, जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, कोई गुड्स वगैरह खरीदते हैं, तो वो इन रिटर्न आपको क्या देता है? एक बिल देता है। तो वही बिल जो है वो आपका क्या कहलाता है? वाउचर। मीन्स वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आगे आपकी जो ये ट्रांजैक्शन हुई, लेन देन हुआ ना आपके बीच में और आपके सेलर के बीच में, तो ये आप दोनों के बीच में जो ये एविडेंस बना,
इसी को हम क्या बोलते हैं, वाउचर। चलिए अब नेक्स्ट एमसीक्यू करने से पहले आइए एक टॉपिक को समझते हैं हम। ओके, दैट इज ब्रांचेस और फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नाउ हमारे पास अकाउंटिंग की कौन सी ब्रांचेस हैं, मींस अकाउंटिंग टर्म कहाँ कहाँ पे यूज हो सकती है। एक तो हमारे पास होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, अनदर वन इज मैनेजमेंट accounting, and next is financial accounting। तो चलिए आइए इसे वन बाय वन समझते हैं हम, ये होता क्या है। सबसे पहले है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, जैसे सिंपल हमने अकाउंटिंग क्या पढ़ा कि ये प्रोसेस है जहाँ पे हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम वही चीज़ों को देखते हैं जिससे हमें इन द एंड अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता लगे। ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें एक प्रोडक्ट की कितनी कॉस्ट पड़ी इन द एंड। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने अपने बिजनेस के लिए कोई मशीनरी खरीदी। ओके, अब सपोज आपने ये मशीन कितने की खरीदी, 10,000 की। अब ऐसा तो है नहीं है कि आपने वहाँ जहाँ से, कोई भी आपका शॉपकीपर होगा, आपने जहाँ से ये मशीन खरीदी 10,000 की, डायरेक्ट आपके घर पे आ जाएगी, मतलब ऐसे एक चुटकी मारोगे तो आ जाएगी। आपको पहले क्या करना होगा, पहले आपको ये मशीनरी उस शॉप से अपने कहाँ लानी होगी, गोडाउन तक लानी होगी। तो वो अपने गोडाउन तक लाने के लिए आपको पहले बीच में क्या देना पड़ेगा, एक कैरेज देना पड़ेगा। अब कैरेज टर्म क्या होती है, ये भी आपके लिए न्यू हो गया। कैरेज क्या होता है, अब आपने कोई सामान लाया है अपने लिए, अब कोई ऑटो फेयर रास्ते में हाथ में तो उठा के लाओगे नहीं, कोई व्हीकल उसके लिए आप कोई हायर करोगे, तो उनको जो आप पेमेंट करते हो, कोई मतलब कोई किराया दे रहे हो जो उनको, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेज। मीन्स लेट से फिर अब आपने सोचो कैरेज दे दिया उसके ऊपर 500 का, तो अब हम देखेंगे कि अभी तक आपकी कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको उस मशीनरी को खरीदने की, 10,000 प्लस 500। अब मशीनरी आपके गोडाउन तक भी पहुंच गई और आपके गोडाउन में आते आते आपकी मशीन आपको 10,500 की पड़ गई। बट अब मशीन गोडाउन में तो ले आए हो, बट आपको इसको इंस्टॉल करवाना है, अच्छे से फिट करवाना है एक जगह पे, तो अब उसके लिए क्या आपको पे करना होगा, इंस्टॉलेशन चार्जेस। लेट्स से वो भी आपको कितने हुए, 500 के। तो इन द एंड आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी मशीनरी की, 10,500 अभी तक जो आपकी गोडाउन तक आई थी, प्लस अब जो आपने इंस्टॉल करने के लिए दिए, तो टोटल विल बी 11,000। देखा जाए कहाँ से आप मशीनरी 10,000 की ला रहे थे, अपने गोडाउन में लाते लाते उसके बाद इंस्टॉल कराते कराते आपको कितने की पड़ गई, 11,000 की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या देखते हैं, हम यही देखते हैं कि हमें किसी चीज़ की कितनी कॉस्ट पड़ रही है, और भी अदर फैक्टर होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। हम देखते हैं कि हम ऐसा क्या करें, क्या मेजर्स लें जिससे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट कम से कम पड़े। अब फिलहाल के लिए इतना ही समझिए, बाद में एक और इसका भी आपको टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग, वहां पे जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, जो आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करी अकाउंटिंग से, वो जो आप अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो कर रहे थे ना, आइडेंटिफाइंग एंड ऑल वगैरह, वहीं से जो आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होगा, फिर आपके जो मैनेजर्स होंगे यही अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ के अपने बिजनेस के रिलेटेड डिसीजंस लेंगे जो उनके फेवर में हो, जिससे उनकी बिजनेस की ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो पाए। ओके, क्लियर। देन वी हैव फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या देखते हैं, जो आपने अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करी, जो भी कि आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कुछ भी जो भी अप्स डाउन्स आए आपके बिजनेस में, उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम यही देखते हैं बस कि हमारी इन द एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही। मीन्स इन शॉर्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बताता क्या है कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है बिजनेस की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये तीन ब्रांचेस कौन सी होती हैं अकाउंटिंग की। फर्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, सेकंड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो चलिए अब वही जहां तक हमने छोड़ा था, अब नेक्स्ट एमसीक्यू करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फील्ड ऑफ अकाउंटिंग।
लाइक अभी हमने जैसे पहले ही पढ़ा, अभी हमारी कौन सी फील्ड होती है अकाउंटिंग की, एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कौन सा फील्ड नहीं है इनमें से अकाउंटिंग का, दैट इज बुक कीपिंग, क्योंकि बुक कीपिंग तो प्राइमरी स्टेज है जो हम अकाउंटिंग से भी पहले परफॉर्म करते हैं। ओके, क्लियर? देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज, जो अमाउंट प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वेस्टमेंट, सेकंड इज कैपिटल, थर्ड इज एक्सपेंस, फोर्थ इज एसेट। अब ये नहीं करना एग्जाम में आपने वर्ड देखा इन्वेस्टेड तो आप बोल दोगे हाँ जो अमाउंट इन्वेस्ट करा दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट, वो आपका गलत हो जाएगा। जो प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। सो कैपिटल विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the person from whom goods are purchased on credit is known as, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है कि उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे जिनसे हम गुड्स क्रेडिट पे खरीदते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज बैड डेट्स, सेकंड इज डेटर्स, थर्ड इज क्रेडिटर्स, फोर्थ इज इन्वेस्टर्स। योर करेक्ट आंसर विल बी डेटर्स। अब मैं बताऊंगी कि बैड डेट्स क्यों नहीं है या क्रेडिटर्स क्यों नहीं है, इन्वेस्टर्स क्यों नहीं है। तो सबसे पहले तो ये भी आपके लिए एक न्यू टर्म है, बैड डेट्स। बैड डेट्स कौन होते हैं? ये भी एक तरह से आपके डेटर्स ही हैं, पर ये कौन से डेटर्स हैं जिनसे आप इन द एंड मनी रिकवर नहीं कर पाते? लेट्स से आपके पास 1000 के एक्चुअल में डेटर्स थे, ओके आपने किसी को 1000 में सामान बेचा, बट आपने बाद में देखा उस डेटर ने आपको 1000 में से सिर्फ 900 रुपीज दिए, 100 वो उसने दिए ही नहीं। तो जो 100 रह गए इन द एंड अमाउंट, वो हम क्या कंसिडर करेंगे कि आपके बैड डेट्स हो गए। तो बैड डेट्स कांट बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी डेटर्स विल नॉट बी योर आंसर। डेटर्स तो वो होते हैं जिनको हमने उधार पे सामान बेचा होता है, पर हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनसे हम उधार पे सामान खरीदते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स भी नहीं होगा क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले समझते हैं फिक्स्ड एसेट था क्या। फिक्स्ड एसेट्स वो थे जो हमारे रीसेल पर्पस के लिए नहीं बने होते, जिनको हम मोर देन 1 ईयर अपने पास ही रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर लैंड एंड बिल्डिंग एटसेट्रा। वही ऑप्शंस में भी है आपके पास, एक है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग तो ऐसा है नहीं कि आपका फिक्स्ड एसेट नहीं है, दैट विल बी दी फिक्स्ड एसेट। प्लांट एंड मशीनरी दैट इज ऑल्सो योर फिक्स्ड एसेट। फर्नीचर दैट इज ऑल्सो योर फिक्स्ड एसेट। देन कैश, एक कैश ही ऐसा है जो आपका लेस देन 1 ईयर आपके पास रहता है, क्योंकि कैश कभी आ रहा है कभी जा रहा है। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी कैश। और देखा जाए तो कैश वैसे है क्या आपका करंट एसेट, जो विद इन 1 ईयर आपका रियलाइज हो जाता है। क्लियर? नो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज bookkeeping provides the first primary information, second secondary information, third annual information, fourth none of these. Bookkeeping क्या है? As you know it is a primary stage. तो यहीं से हमें पता लगता है कि बुक कीपिंग क्या प्रोवाइड करेगा हमें, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि सेकेंडरी इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करेगा? देखा जाए तो अकाउंटिंग। As we have studied earlier, accounting क्या है आपकी? Secondary stage. C is annual information. Okay. तो your correct option will be primary information. Now next and last question for today is the debtors from whom money is not received or recovered are termed as. अभी ये आपको लास्ट 2-3 MCQs में आई थिंक समझा दिया अभी मैंने कि वो डेटर्स जिनसे आप मनी रिकवर नहीं कर पाते हो उनको हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। ओके, एक्सपेंस तो होगा नहीं, एक्सपेंस क्या है? खर्चा, आपने खुद से कुछ स्पेंड करा तो दैट विल बी योर एक्सपेंस। एक्सपेंस कांट बी योर आंसर। देन वी हैव अनदर न्यू टर्म, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मैंने आपको बैड डेट्स अभी क्या समझाया था एग्जाम्पल में कि आपके पास डेटर्स हैं 1000 रुपीज के और उनमें से सिर्फ
उन्होंने आपको 900 ही पे करा एक्चुअल में, ठीक है। तो जो 100 नहीं रिसीव करा उनको हमने क्या नाम दिया कि वो आपके बैड डेट्स हो गए। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है? कई बार ऐसा होता है कि ये क्या होते हैं, ये एक्चुअल में हमने रिसीव नहीं करे होते, ये जो 100 का अमाउंट है ये हमने एक्चुअल में रिसीव नहीं करा होता। बट जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है क्या होता है, अब आप खुद में एस्टिमेट लगाते हो एक तरह से कि हाँ मेरे 1000 के डेटर्स हैं। अब आपको खुद एक लग रहा होगा कि मेरा एक डेटर है राम जो शायद मुझे 100 रुपीज नहीं देगा, तो आप क्या करोगे, पहले से ही एक प्रोविजन बना लोगे, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मीन्स अपना एक आपने एस्टिमेट लगा लिया कि इस 1000 में से मुझे 100 रुपए तो शायद नहीं मिलेंगे, मे बी इन फ्यूचर मिल भी जाए, बट उससे पहले टू बी वेरी कंजर्वेटिव हम क्या करते हैं, कुछ एस्टिमेट बना के रख लेते हैं कि हमें इतने का बैड डेट हो सकता है। तो डिफरेंस क्या है बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में? बैड डेट्स आपको एक्चुअल में हो जाते हैं और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो होते हैं वो एक आपका अपना एस्टिमेट होता है। सो आई होप ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर कुछ टर्म्स आपको ऐसी भी लग रही हैं कि शायद आपको समझ नहीं आई होंगी, देन नो नीड टू वरी अबाउट दैट। जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे ना बाकी टॉपिक्स पे, इट विल ब्रिंग यू मोर क्लैरिटी। आई नो जिनका ये सब्जेक्ट भी नहीं है उनके लिए भी इट कैन बी लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ये सब समझ आए जिससे आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओ। ओके, तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं उनको अच्छे से इसका बेनिफिट मिल सके। और हाँ, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर regular updates. Thank you and stay tuned for my next video.